ले जी, अब हमने इसकी एनपीवी कैलकुलेट करनी है। ठीक है भैया, एनपीवी में हम देख लेते हैं जी हमारे पास कितने साल है। हमारे पास एक ईयर जीरो है। ईयर जीरो का मतलब क्या होता है? आज। ईयर जीरो का मतलब क्या होता है? आज। और फिर जब एक साल पूरा हो जाता है फिर हम कहते हैं ईयर वन। ईयर वन का मतलब होता है 1 ईयर्स टाइम। ईयर जीरो का मतलब होता है आज। ओके। दूसरा हमारे पास 3 साल, कितने साल है प्रोजेक्ट के? 4 साल। फिर ईयर टू। एक बात और भी याद रखनी है, ईयर टू का स्टार्ट भी ईयर वन होगा। जैसे आज ईयर वन का स्टार्ट है तो ईयर जीरो है, ईयर वन नहीं। ईयर वन जब खत्म होगा तो ईयर वन तब होगा। इसलिए अगर कोई चीज वो आपको कहे ना ईयर टू के स्टार्ट पे है तो एक्चुअली वो किस में फॉल करेगी? ईयर वन में फॉल करेगी। तो इसको आपने अगर कोई चीज स्टार्ट में कहे, जैसे कहे पहले साल के स्टार्ट में, तो ईयर वन नहीं होगा, क्या होगा? ईयर जीरो होगा। ओके की रिपोर्ट? ओके। अगले साल कितने भैया हमारे पास? ईयर टू, ईयर थ्री और फिर ईयर फोर। ले जी, ये 4 साल है। बताएं जी आज आपकी जेब से कितने पैसे जा रहे हैं? ईयर जीरो में कितने जा रहे हैं भैया? 80,000। कैश आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, कैश जा रहा तो किसमें लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। आज इतने पैसे जा रहे हैं। और अब आपके इस प्रोजेक्ट के तहत आपको ईयर वन में कितना कैश आ रहा है भैया? कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है। ईयर टू में कितना आ रहा है भैया? 30,000 आ रहा है। ईयर थ्री में हमारे पास कैश फ्लोज 40,000 आ रहा है। और ईयर फोर में अब कितना कैश आ रहा है हमारे पास? 10,000। तो प्रोजेक्ट से नेट कैश इनफ्लोज आ रहा है। 10,000 स्क्रैप वैल्यू भी तो आएगी, बेच के 10,000 वो आएगा और 10,000 हमारे पास ईयर फोर में नेट कैश इनफ्लोज आएंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आएगा ईयर फोर में? 20,000। हो गया रिपोर्ट? तो ये हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं और ये हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। अब हमने इसकी क्या कैलकुलेट करनी है? क्या कैलकुलेट करनी है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्रेजेंट, ये नेट कैश इनफ्लोज है, तो हम इसको पहले देखते हैं कि हमारा डिस्काउंट फैक्टर क्या बनता है। डिस्काउंट फैक्टर आपने प्रीवियस एजुकेशन में पढ़ा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है। प्रेजेंट वैल्यू का ये फॉर्मूला कभी पढ़ा है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। किसी ने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला ये पढ़ा? आई का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट रेट, तो इसको आर भी लिख सकते हैं। 1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। एन किसको शो करता है? नंबर ऑफ ईयर्स को शो करता है। अब हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है भैया? 10%। जी 10%। ये लिखने समझाने के लिए लिख रहा हूं इनिशियली। पेपर में आप इसको नहीं सॉल्व करेंगे, पेपर में कैलकुलेटर पे करके डायरेक्ट डिस्काउंट फैक्टर लिखेंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन होता है ना भैया, एन। अब यहां हमारे पास क्या है? आई का इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में क्या है? 10%। 10% को 0.1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1.1। और आज ईयर स्टार्ट है तो ईयर क्या आज? जीरो है। बताओ अभी इसका आंसर क्या बनेगा? फिर इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर 0, क्योंकि आज इसका, आज तो एक साल की वक्त नहीं गुजरा, तो आज एन जीरो होगा। बताइए क्या आंसर आता है इसका? जी, ये तो जीरो हो जाएगा ना सारा, तो आंसर क्या रह जाएगा हमारे पास? 1 रह जाएगा। अगले साल जरा सॉल्व करें। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। अब मैंने 1.1 डायरेक्ट लिख दिया, 1 में प्लस कर दिया 10%, और अब एक साल गुजर चुका है। रेज टू द पावर एन। अब एन एक साल हो गया तो इसके ऊपर लिखेंगे 1। अब सॉल्व करें, डिस्काउंट फैक्टर क्या आता है? 0.909। 0.909। अब डिस्काउंट फैक्टर होगा 0.909। अब अगले साल चले। अब आपने ये कैलकुलेटर पे करना है फ्यूचर में। 1.1 रेज टू द पावर 2, क्या आंसर आएगा? 0.862। इसका ये भी तरीका होता है, जो आंसर निकल आए उसको दोबारा 1.1 से डिवाइड कर दें। अब आपका आंसर आ गया 8.862, इसको दोबारा डिवाइड करें 1.1 से। 1.1 रेज टू द पावर 3, इसी को डिवाइड करेंगे 1.1 से, तब भी सेम आंसर आ जाएगा। 0.862 डिवाइडेड बाय 1.1। जी, तो ये हमारे पास आता है 0.751।
ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, इसी को डिवाइड कर दे 1.1 से, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर ले 1 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4। तो इसका अगर हम डिस्काउंट फैक्टर निकालेंगे तो क्या आता है 0.683, पीछे क्योंकि वो 5 से ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर है। ये हमारे डिस्काउंट फैक्टर्स हैं। किसी को एतराज? ओके, अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। अब हम यहां लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यूज। बोले जी 80,000 को एक प्रेजेंट वैल्यू 80,000 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 80,000 माइनस में आएगा। ओके, 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाले, 18180। ओके, 30,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाले, डिस्काउंट फैक्टर आ गया तो बस जस्ट अब मल्टीप्लाई करना जी, 25860। आगे चले, 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाले, 30040। ओके, 20,000 की प्रेजेंट वैल्यू 13,660। ओके, अब बताएं जी, ये माइनस में, ये चार अमाउंट्स उसमें पॉजिटिव में, तो बताएं जी प्रोजेक्ट की एनपीवी क्या बनती, प्रेजेंट वैल्यूज के बाद आप बताएं जी आपकी एनपीवी क्या बनती। 80,000 माइनस में है, चार अमाउंट प्लस में, सॉल्व करें और देखें आंसर प्लस में आता माइनस में आता। 7740 पॉजिटिव, 7740 नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये आंसर आता चाहिए जी। प्रेजेंट वैल्यू पहली आती है 18180, फिर आती है 25, या फिर आपने ये गलत बताया मुझे। 30,000 को मल्टीप्लाई करें जरा दोबारा 0.826 से, 24780, मेरा ये गलत बताया आपने, 24780। अब सॉल्व करो, तीसरे का हमारा बनता है 3040, 13660। मैं तो आप पे इतबार कर रहा था, हालांकि सामने आंसर था मेरे पास। चलो भाई, अब बताओ एनपीवी क्या थी, 660। ये मेरे पास आ गई जी एनपीवी। बोलो भाई, मैं अगर लोगों से पैसे लूं 80,000 रुपए और लोगों को मैं रिटर्न दे रहा हूं 10%, 10%। अब जब मैंने उसको इन्वेस्ट किया, जो मैं कॉस्ट पे कर रहा था, मैंने उस कॉस्ट पर फ्यूचर के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो मैंने देखा कि 10% पे वो कितनी बनती है 6,660 प्लस में आ रहा है 80,000 माइनस करके। तो इसका मतलब है लोगों को पूरा उनका पैसे दे के तो मैं स्टिल यहां से क्या कर सकता हूं, पैसे बचा सकता हूं। 6,660 रुपए, 6,660 मुझे बचत होगी 10% पे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं। और लोगों की देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है एक्चुअली, आप जो अपने लेंडर्स को पैसे देते हैं वो जो इंटरेस्ट पे करते हैं वो किस लिए पे करते हैं, क्योंकि आप उनका पैसा लेके अपने पास रखते हैं और उनको डिलेड पेमेंट करते हैं। एक्चुअली दिस इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, एक आदमी से आपने 1 लाख लिया, उसको वापस भी 1 लाख करना होता है, लेकिन 5 साल के लिए लिया तो 5 सालों में आप उसको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। वो इंटरेस्ट क्या होता है एक्चुअली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है, कि आप पैसे को अपने पास रख रहे हैं तो ओवर द इयर्स वैल्यू ऑफ मनी कम होगी, जो कि आप उसे इंटरेस्ट से कंपनसेट करते। बात समझ आती है? तो इफेक्टिवली हम दो लोगों को 10% अगर हमने इंटरेस्ट देना है तो हमें फ्यूचर से ये कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये फ्यूचर में, ये टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो पैसा है ये अपनी वैल्यू कम करेगा। ठीक है भैया, तो हम इसलिए हम कहते हैं कि भाई एक लेंडर बहुत सियाना होता है, बैंक वाले पागल नहीं होते। बैंक वाले अपनी जेब से आपको पैसे नहीं देते। बैंक वाले जब आपको लोन देते हैं तो वो यही तो करते हैं कि वो जो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं तो उसमें वो कंपनसेट क्या कर रहे होते हैं कि हम इन्हें जो पैसा दे रहे हैं ओवर द इयर्स हमारा जो पैसा है वो कितनी वैल्यू कम करेगा, ताकि हम इनसे क्या करें, इंटरेस्ट लें और हमारी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो ना गिरे और इफेक्टिवली हमारी जेब में पैसा मौजूद रहे। वरना तो अगर 1 लाख मैं आपको दे दूं और 5 साल बाद 1 लाख में इंटरेस्ट चार्ज ना करूं
तो वो 1 लाख की वर्थ 1 लाख नहीं रहेगी, वो तो 80,000 रहेगी। तो वो जो वैल्यू में डिक्रीज आता है वो किससे कंपनसेट होता है? इंटरेस्ट से। इसी तरह लोगों ने मुझे पैसा दिया, अब लोगों ने पैसा दिया तो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उन्हें क्या करें? रिटर्न पे करें। और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है? दोनों का, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एवरेज कितना निकला था हमारा? 10%। तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को 10% पे डिस्काउंट करता हूं, देखो कैश फ्लोज वैसे ज्यादा है, 20,000 जमा 20,000, 40, 40 और 30, 70 और 40, 1,10,000 बनता है। कितना बनता है? 1,10,000 बनता है। बजाहिर मुझे 30,000 नफा हो रहा है। बजाहिर क्या नफा हो रहा है? 30,000। लेकिन दरमियान में से वो जो अप्रोक्सीमेटली 24,000 है वो तो इंटरेस्ट है, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मद में चला जाएगा, वो तो मैंने लोगों को पे कर देना। तो इफेक्टिवली मुझे कितनी बचत होगी? 6,660 रुपए बचत होगी। तो इसलिए जो आप जेब से अदा कर रहे होते हैं वो माइनस करके आपने देखना है बचत आपको हो रही है कितनी? बचत हो रही है 30,000, लेकिन बाकी तो इंटरेस्ट में चला जाएगा, बाकी तो डिविडेंड में चला जाएगा। तो इफेक्टिवली 10% उनको पे करने के बाद मुझे कितना बचता है? 6,660 बचता है। तो अगर लोगों को अदा करके भी अगर मुझे बच रहा है तो मैं कहूंगा भाई उनके प्रिंसिपल भी दे दूंगा, उनको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी अदा कर दूंगा, डेट भी और डिविडेंड भी, इंटरेस्ट भी, फिर भी मुझे बच रहा है तो फिर हम यहाँ इन्वेस्ट कर लेंगे। और अगर ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं जो मेरे कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों की एवरेज कवर ना करे तो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे अगर इसकी एनपीवी आ जाती 2000 नेगेटिव, इसका मतलब यह है कि ये तो अपना इंटरेस्ट प्रोजेक्ट कवर नहीं कर रहा, ये तो 2000 जेब से देने पड़ेंगे। लोगों से पैसे लें, इन्वेस्ट भी करें, परेशान भी हो, तकलीफ भी उठाएं और उल्टा जेब से उन्हें पैसे भी दें। तो प्रोजेक्ट वही हम उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे जिस प्रोजेक्ट में लोगों का जो कॉस्ट है वो अदा करने के बाद हमें भी कुछ बचे। तो इस प्रोजेक्ट में कितना बच रहा है हमें? 6,660। तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो यही इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है कि आज आपकी जेब से कितना पैसा लगा है ये लिखें, ठीक है भैया। और फ्यूचर के कैश फ्लोज जो आ रहे हैं उनमें से जो इंटरेस्ट की मद में चला जाएगा वो माइनस कर दे, और डिस्काउंटिंग करेंगे तो इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट माइनस करके जो कैश फ्लोज बचेगा उसको देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करें। तो बुनियादी बेसिक्स और लॉजिक्स यही है एनपीवी की। बाकी इसमें क्या हो सकता है? बाकी इसमें ये हो सकता है कि आगे एडिशनल एडजस्टमेंट आ सकते हैं जो हम ग्रेजुअली एक एक दो दो करके एडजस्टमेंट सीखते रहेंगे। जो अभी तक पढ़ा इसको रिकॉल करें फिर आगे